एडजी पर आपका फिर से स्वागत है, जहां मैं आपका पर्सनल एआई ट्यूटर हूं। आज हम सीबीएसई क्लास 9 के क्लास 9 सोशल साइंस में ज्योग्राफी शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पढ़ेंगे। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनिए, पूरा एक साथ सुनना जरूरी नहीं। मैं गौरव हूं और मेरे साथ है स्वाति। नोटबुक हो तो पास रखिए, लेकिन आप इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हैं। एक छोटी कहानी। पुणे की अनन्या को माउंटेन्स और अर्थक्वेक्स याद तो थे, पर उनका कनेक्शन समझ नहीं आता था। आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थ लेयर्स, लैंडफॉर्म्स, वेदरिंग, एरोजन, रिवर्स, कोस्ट्स, ग्लेशियर्स, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, डिजास्टर्स और एग्जाम टिप्स को क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। बिल्कुल। और इस एपिसोड में केवल डेफिनेशन सुनकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बार बार रुककर सोचेंगे कि कोई लैंड फॉर्म किस प्रोसेस से बना, कौन सा प्लेट बाउंड्री किस इफेक्ट से जुड़ा है और ह्यूमन लाइफ पर उसका क्या असर पड़ता है। अगर कोई डाउट आए उसे मन में रखिए, पहले अपना आंसर बनाइए, फिर एक्सप्लेनेशन से मिलाइए। यही एक्टिव रिकॉल आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेगा। हमारा लर्निंग मैप बहुत क्लियर है। पहले अर्थ की सरफेस डायनामिक क्यों है, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स और अर्थ के इंटीरियर की लेयर्स, उसके बाद 3 प्लेट बाउंड्रीज, लैंडफॉर्म्स की डेफिनेशन और ग्रेडेशन के एजेंट्स, फिर वेदरिंग, इरोजन, रनिंग वाटर, वेव्स, ग्लेशियर्स, विंड और अंडरग्राउंड वाटर से बनने वाले फीचर्स, अंत में ह्यूमंस, लाइवलीहुड्स, earthquakes, landslides, avalanches, GLOFs, dust storms और एग्जाम क्वेश्चंस। एक सेकेंड रुककर सोचो, अगर अर्थ की सरफेस बिल्कुल स्टैटिक होती तो माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स और कोस्टल फीचर्स में बदलाव कैसे आता? तुम्हारा पहला आंसर क्या है? अपने नोटबुक में एक लाइन लिखो, अर्थ सरफेस चेंजेस बिकॉज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इसी लाइन को पूरे चैप्टर की सेंट्रल आइडिया मानकर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का पहला बिग आइडिया है कि अर्थ कोई कंसिस्टेंट या स्थिर बॉडी नहीं है। उसके भीतर से आने वाली पावरफुल फोर्सेस और सरफेस पर काम करने वाली नेचुरल प्रोसेसेस लगातार लैंडस्केप को बदलती हैं। इंटरनल फोर्सेस क्रस्ट को मूव, फोल्ड या फॉल्ट कर सकती हैं, जबकि एक्सटर्नल फोर्सेस सरफेस मटेरियल्स को ब्रेक, कैरी और डिपॉजिट करती हैं। इसलिए आज का पहाड़ भी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का परिणाम है, कोई परमानेंट ऑब्जेक्ट नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि हर लैंडफॉर्म एक ही फोर्स से बनता है? नहीं, यही कॉमन कंफ्यूजन है। माउंटेन्स का संबंध क्रस्टल मूवमेंट या वॉल्केनिक एक्टिविटी से हो सकता है, जबकि वैलीज, प्लेन्स और कई सरफेस फीचर्स वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन से बनते हैं। लैंडफॉर्म को समझने के लिए केवल उसका नाम नहीं, उसका ओरिजिन और शेपिंग प्रोसेस भी देखना होगा। एग्जाम पॉइंट। इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को अलग करके लिखना यूजफुल है। इंटरनल फोर्सेस अर्थ के अंदर की एनर्जी से जुड़ी हैं और माउंटेन्स, वैलीज तथा ओशन बेसिन्स जैसे बड़े फीचर्स बना सकती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस सरफेस को धीरे धीरे वेयर डाउन और रीशेप करती हैं। चैप्टर के अंत में यही कॉन्ट्रास्ट फिर आएगा, इसलिए अभी से कीवर्ड्स याद रखने के बजाय उनका रिलेशनशिप समझिए। अब मेरी क्विक चेक, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन में कौन सा प्रोसेस केवल रॉक्स को छोटे पीसेस में तोड़ता है? कौन ब्रोकन मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और कौन मटेरियल जमा करता है? तीनों आंसर्स मन में बोलो। अगर पहला वेदरिंग, दूसरा इरोजन और तीसरा डिपोजिशन आया तो बेसिक डिस्टिंक्शन सही है। अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स पर। यह अर्थ साइंस की इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसे सोर्स में WJ मॉर्गन से जोड़ा गया है। थ्योरी कहती है कि अर्थ की आउटरमोस्ट लेयर एक सिंगल पीस नहीं है, ये कई लार्ज और स्मॉल सॉलिड सेक्शंस में ब्रोकन है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स नीचे की सेमी मोल्टेन लेयर के ऊपर बहुत धीरे मूव करती हैं। यहाँ एक मेंटल पिक्चर बनाइए, जैसे किसी हार्ड सरफेस के नीचे गर्म मोबाइल मटेरियल हो और ऊपर बड़े रॉक स्लैब्स हों। स्लैब्स बहुत स्लोली अलग दिशाओं में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे एग्जैक्ट रबर शीट एग्जाम्पल मत मान लेना। एग्जाम में वही लिखना जो चैप्टर बताता है। टेक्टोनिक प्लेट्स मैसिव स्लैब्स ऑफ सॉलिड रॉक हैं और उनका मूवमेंट मेजर फिजिकल फीचर्स तथा नेचुरल फिनोमेना से जुड़ा है। अर्थ की 3 मेन लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट आउटरमोस्ट लेयर है जिस पर हम रहते हैं। इसके नीचे मैंटल है जो थिक और हॉट है। कोर इनरमोस्ट लेयर है, एक्सट्रीम हॉट और हैवी।
अब थोड़ा केयरफुल रहिए। क्रस्ट और अपर मैंटल मिलकर लिथोस्फेयर बनाते हैं। लिथोस्फेयर रिजिड है और इसी में टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। और लिथोस्फियर के नीचे स्थेनोस्फियर है। सोर्स इसे सेमी मोल्टन और मोबाइल लेयर बताता है, जो प्लेट्स को मूव करने देती है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि प्लेट्स किसके ऊपर मूव करती हैं, तो केवल मैंटल लिखना अधूरा हो सकता है। बेटर आंसर होगा प्लेट्स लिथोस्फियर के नीचे स्थित सेमी मोल्टन स्थेनोस्फियर के ऊपर धीरे धीरे मूव करती हैं। ये पॉइंट मिस मत करना। टेक्टोनिक प्लेट्स मैसिव स्लैब्स ऑफ सॉलिड रॉक हैं और सामान्यतः कुछ सेंटीमीटर्स पर ईयर की गति से मूव करती हैं। प्लेट्स के 3 ब्रॉड टाइप्स बताए गए हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कॉन्टिनेंट्स कैरी करती हैं, ओशियानिक प्लेट्स ओशन फ्लोर्स कैरी करती हैं और मिक्स्ड प्लेट्स कॉन्टिनेंट्स तथा ओशंस दोनों कैरी करती हैं। यह क्लासिफिकेशन प्लेट के ऊपर मौजूद सरफेस से जुड़ी है, प्लेट के मूवमेंट डायरेक्शन से नहीं। मेजर प्लेट्स के नाम भी सोर्स में दिए गए हैं। पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट। इन्हें ब्लाइंडली लिस्ट की तरह मत पढ़ो। मैप एक्टिविटी में किसी भी 2 प्लेट्स का नाम वे किन कॉन्टिनेंट्स और ओशन से जुड़ी है, ये टेबल में पूरा करना है। इसलिए मैप देखकर प्रैक्टिस करना ज्यादा यूजफुल रहेगा। प्लेट्स मूव क्यों करती हैं? कोर की हीट मैंटल के मटेरियल को ऊपर उठाती है, कूलर मटेरियल नीचे सिंक करता है। हॉट मटेरियल के राइज और कूल मटेरियल के सिंकिंग की कंटिन्यूस मूवमेंट कन्वेक्शन करंट्स बनाती है। यही करंट्स प्लेट्स को पुश और पुल करती हैं, जिससे प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करती हैं। आंसर में हीट, राइजिंग हॉट मटेरियल, सिंकिंग कूल मटेरियल और कन्वेक्शन करंट्स चारों कीवर्ड्स रखिए। एक छोटा रीजनिंग चेक। अगर मेंटल में केवल गर्म मटेरियल ऊपर उठे लेकिन कूलर मटेरियल नीचे न जाए, तो कंटिन्यूअस कन्वेक्शन करंट बन पाएगा नहीं। कन्वेक्शन के लिए राइज और सिंक दोनों जरूरी हैं। इसी सर्कुलेशन से पुश पुल इफेक्ट बनता है। यह एक्सप्लेनेशन प्लेट मूवमेंट को रोड स्टेटमेंट से कॉजल चेन में बदल देती है। अब प्लेट्स के एजेस पर ध्यान दीजिए। जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, उस एज को प्लेट बाउंड्री कहते हैं। 3 मेन टाइप्स हैं: कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। याद रखने का लॉजिकल तरीका है मूवमेंट डायरेक्शन। कन्वर्जेंट में प्लेट्स टुगेदर आती हैं, डाइवर्जेंट में अपार्ट जाती हैं और ट्रांसफॉर्म में एक दूसरे के पास से स्लाइड करती हैं। इफेक्ट्स इसी मूवमेंट से समझ आएंगे। कन्वर्जन बाउंड्री में 2 प्लेट्स एक दूसरे की ओर मूव करती हैं। जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड करती हैं, तो फोल्ड माउंटेन्स बन सकती हैं। हिमालय इसका एग्जाम्पल है। यहाँ कोलिजन को की प्रोसेस लिखिए। अगर क्वेश्चन हो कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के कोलिशन और क्रस्ट के फोल्डिंग का कनेक्शन स्पष्ट करना चाहिए। कन्वर्जन बाउंड्री का दूसरा केस भी इंपॉर्टेंट है। जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से कोलाइड करती है, ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सिंक करती है। इससे वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। इसलिए कन्वर्जन बाउंड्री का इफेक्ट हर सिचुएशन में केवल माउंटेन्स नहीं है। प्लेट टाइप्स देखकर आउटकम बताना होगा। यही डिस्टिंक्शन आंसर को प्रिसाइज बनाता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री में प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। नीचे से मैग्मा राइज करता है और न्यू क्रस्ट बनाता है। इससे मिड ओशन रिजेस जैसे फीचर्स बनते हैं। मिड अटलांटिक रिज इसका एग्जाम्पल है। एक सेकेंड सोचो, यहाँ क्रस्ट डिस्ट्रॉय नहीं, बल्कि न्यू क्रस्ट फॉर्म रही है। यही डाइवर्जन बाउंड्री की पहचान है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में प्लेट्स एक दूसरे के पास से स्लाइड करती हैं। इस मूवमेंट में क्रस्ट क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसका प्राइमरी इफेक्ट अर्थक्वेक्स है। सोर्स सैन एंड्रियास फॉल्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स को एग्जाम्पल देता है। एग्जाम में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री लिखते समय 3 बातें साथ रखिए: स्लाइडिंग पास्ट, नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट एंड मेनली अर्थक्वेक्स। अब 3 लाइन एक्टिव रिकॉल। टुगेदर मीन्स कौन सा बाउंड्री, अपार्ट मीन्स कौन सा, स्लाइड पास्ट विथ नो क्रस्ट क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन मीन्स कौन सा। अपने आंसर को बोलकर चेक करो। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांस। अगर आपने केवल नेम्स याद किए, तो अब इफेक्ट्स भी जोड़ो। माउंटेन्स या वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स, न्यू क्रस्ट एंड रिजेस, मेनली अर्थक्वेक्स।
प्लेट टेक्टोनिक्स का वाइडर इंपॉर्टेंस भी है। प्लेट मूवमेंट माउंटेन्स, वैलीज, ओशन बेसिन्स, वोल्केनोस और अर्थक्वेक्स की फॉर्मेशन से जुड़ा है। ये कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने में भी मदद करती है। मोस्ट अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस प्लेट बाउंड्रीज के आसपास अकर करते हैं, स्पेशली पैसिफिक ओशन के चारों ओर के रीजन में, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन में सोर्स एक यूजफुल एक्सप्लोरेशन देता है। प्लेट मैप और अर्थक्वेक वोल्केनो मैप को कंपेयर करके कोरिलेशन देखो। तुम्हें क्या देखना चाहिए? क्या अर्थक्वेक ओरिजिन्स और एक्टिव वोल्केनोस प्लेट बाउंड्रीज के आसपास कंसंट्रेटेड दिखाई देते हैं? आंसर में एब्सोल्यूट लैंग्वेज से बचो। लिखो कि मैप्स में इन घटनाओं और प्लेट बाउंड्रीज के बीच स्ट्रॉन्ग स्पेशियल कोरिलेशन दिखाई देती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चैप्टर पूछता है कि क्या इंडिया को अर्थक्वेक रिस्क है। सोर्स बताता है कि इंडिया ने पास्ट में मेजर अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस किए हैं, जिनसे हजारों डेथ्स हुई। डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में बड़ा अर्थक्वेक लाइफ और एनवायरनमेंट को सीवियर डैमेज पहुंचा सकता है। यहाँ की लर्निंग है रिस्क अवेयरनेस, वल्नरेबल रीजन्स की पहचान और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। एक हिस्टोरिकल नॉलेज पॉइंट भी दिया गया है। अर्ली इंडिया में अर्थक्वेक्स को भपका कहा जाता था, यानी अर्थ का शेकिंग। मरहा मिहिर ने बिहार साहित्य में अर्थक्वेक्स पर एक सेक्शन लिखा और विंड, रेन, क्लाउड्स, एनिमल बिहेवियर तथा प्लानिटरी अलाइनमेंट्स जैसे ऑब्जर्वेशंस का उल्लेख किया। इसे मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ कंफ्यूज मत करना। यह हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन और कॉस्मोलॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम्पल है। अब लैंडफॉर्म्स की डेफिनेशन बनाते हैं। लैंडफॉर्म अर्थ सरफेस की नेचुरल फीचर है जो वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन और अर्थ्स क्रस्ट की मूवमेंट जैसे प्रोसेसेस से बनती है। माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स और कोस्टल फीचर्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। डेफिनेशन में नेचुरल फीचर, अर्थ सरफेस और फॉर्मेशन प्रोसेसेस लिखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लैंडफॉर्म्स को केवल शेप देखकर क्लासिफाई नहीं करना है, उनके ओरिजिन और फीचर्स देखिए। फोल्ड माउंटेन्स कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के कोलिजन से बनते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स वॉल्केनिक एक्टिविटी से और प्लेन्स डिपोजिशन से बन सकती हैं। इसलिए क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि लैंडफॉर्म्स क्लासिफाइड कैसे हैं, तो ओरिजिन बेस्ड एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स दोनों दीजिए। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन वे नेचुरल फोर्सेस हैं जो मटेरियल्स को वेयर डाउन, ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट करती हैं। उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हाई एरियाज को लोअर और लो एरियाज को फिल करना है, जिससे सरफेस धीरे धीरे लेवल या स्मूथ होती है। में एजेंट्स हैं रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स और ग्राउंड वाटर। ये लिस्ट चैप्टर रिकैप में जरूर याद रखिए। यहाँ एक सटल पॉइंट है। ग्रेडेशन केवल डिस्ट्रक्शन नहीं है, इरोजन मटेरियल को हटाती है, ट्रांसपोर्टेशन उसे मूव करती है और डिपोजिशन उसे जमा करती है। इन तीनों के कंबाइंड एक्शन से एक जगह वैली डीपन हो सकती है और दूसरी जगह प्लेन या डेल्टा बन सकता है। इसलिए लैंडफॉर्म फॉर्मेशन को एक कंटिन्यूअस साइकिल की तरह सोचिए। वेदरिंग का प्रिसाइज मीनिंग है रॉक्स का अर्थ सरफेस पर छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होना। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, वेदरिंग में ब्रोकन मटेरियल मूव नहीं करता। फिजिकल वेदरिंग में टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट या विंड रॉक्स को छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। केमिकल वेदरिंग में वाटर, एयर या एसिड्स के रिएक्शन से मिनरल्स बदलकर न्यू सब्सटेंसेस बना सकते हैं। तीसरा टाइप बायोलॉजिकल वेदरिंग है। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें रोल निभाते हैं। सिंपल एग्जाम्पल सोर्स में प्लांट रूट्स का है। रूट्स रॉक्स की क्रैक्स में ग्रो करके उन्हें स्प्लिट कर सकती हैं। तो एक्टिव रिकॉल, फिजिकल में फिजिकल ब्रेकिंग, केमिकल में मिनरल चेंज, बायोलॉजिकल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन टर्म्स को एग्जाम्पल्स के साथ लिखोगे तो आंसर स्ट्रॉन्गर होगा। वेदरिंग सॉइल फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है क्योंकि रॉक्स धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती हैं। अब इरोजन से इसका कॉन्ट्रास्ट देखिए। इरोजन में सॉइल, रॉक्स और अदर सरफेस मटेरियल्स नेचुरल एजेंट्स द्वारा वोर अवे होकर एक प्लेस से अनदर प्लेस तक कैरी होते हैं। वाटर, विंड, आइस और वेव्स इसके एजेंट्स हो सकते हैं। मूवमेंट यहाँ डिफाइनिंग फीचर है। इरोजन के मेन फॉर्म्स हैं वाटर इरोजन, विंड इरोजन, ग्लेशियल इरोजन और कोस्टल इरोजन।
रिवर्स, रेन और ओशन वेव्स वाटर इरोजन कर सकते हैं। ड्राई और सैंडी एरियाज में विंड इरोजन कॉमन है। मूविंग आइस रॉक्स को स्क्रेप और कैरी करता है, जबकि सी वेव्स शोर की लैंड को वेयर अवे करती हैं। एरोजन फीचर्स को क्रिएट भी कर सकती है और डिस्ट्रॉय भी। इरोजन का ह्यूमन इम्पैक्ट बहुत डायरेक्ट है। फार्मर्स के लिए इरोजन फर्टाइल टॉपसॉइल हटाकर क्रॉप ग्रोथ और यील्ड्स को अफेक्ट करती है। रिवर्स और कोस्ट के पास रहने वालों की लैंड, हाउसेज और रोड्स वॉश अवे हो सकती हैं। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग में अनस्टेबल लैंड सेफ्टी रिस्क बनाती है। टूरिज्म और फिशिंग भी बीचेस, रिवर्स और फर्टाइल लैंड्स के डैमेज से प्रभावित हो सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन और इरोजन का रिलेशन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ट्रीज और वेजिटेशन सॉइल को होल्ड करने में मदद करते हैं। जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो लैंड एक्सपोज्ड और लूज हो जाती है। वाटर या विंड उसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। आंसर में वेजिटेशन लॉस, एक्सपोज्ड सॉइल, इंक्रीज्ड रन ऑफ या विंड एक्शन और फर्टाइल टॉपसॉइल के रिमूवल का सीक्वेंस लिखना चाहिए। सोर्स ट्रेडिशनल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस भी बताता है। सिंधु सरस्वत सिविलाइजेशन में कॉन्टूरिंग, बंडिंग, टेरेसिंग, डैम्स और कैनाल्स जैसी टेक्निक्स एम्प्लॉयड थीं। जाबो सिस्टम इन नागालैंड हिल स्लोप्स पर अर्थन बंड्स और चेक डैम से वाटर वेलोसिटी कम करता, इरोजन रोकता और सेडिमेंट डेपोजिशन तथा ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद करता है। ये एग्जाम्पल्स ह्यूमन अडेप्टेशन दिखाते हैं। इन टर्म्स को अलग अलग समझो। कॉन्टोरिंग में हिलसाइड की कॉन्टोर लाइंस के अलोंग ट्रेंचेस बनाकर रेन वाटर स्लो और इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है। बंडिंग में कॉन्टोर लाइंस पर अर्थन एम्बैंकमेंट सरफेस रन ऑफ घटाते हैं। टेरेसिंग हिलसाइड को लेवल या जेंटली स्लोपिंग स्टेप्स में बदलती है। तीनों का कॉमन उद्देश्य सॉइल इरोजन कम करना और वाटर कंजर्वेशन करना है। अब रनिंग वाटर की जर्नी इमेजिन करो। रिवर्स इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के थ्रू अपने कोर्स में अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। अपर कोर्स में स्टीप ग्रेडियंट और स्ट्रॉन्ग इरोजन के कारण वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स और रैपिड्स मिलते हैं। मिडल कोर्स में एनर्जी कम होने लगती है, रिवर मिएंडर करती है और सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने लगती है। लोअर कोर्स में रिवर और स्लो होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। यहाँ डेल्टाज, लेरीज और एलुवियल फैंस बन सकते हैं। ये सीक्वेंस याद रखने का अच्छा तरीका है। अपर कोर्स स्ट्रॉन्ग इरोजन, मिडिल कोर्स मिएंडर्स एंड डिपोजिशन, लोअर कोर्स हेवी डिपोजिशन। लेकिन केवल सीक्वेंस नहीं, रिवर एनर्जी और ग्रेडियंट का रिलेशन भी समझना है। वाटरफॉल तब बनता है जब रिवर स्टीप क्लिफ या वर्टिकल ड्रॉप से फ्लो करती है। अपर कोर्स में हार्ड रॉक इरोजन रेजिस्ट करती है, जबकि नीचे की सॉफ्टर रॉक अधिक तेजी से वेयर अवे होती है। इससे सडन ड्रॉप बनता है। वाटरफॉल सीनिक टूरिज्म, ट्रेकिंग और फोटोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हैं और कभी कभी फॉलिंग वाटर की फोर्स हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में हार्नेस की जाती है। वाटरफॉल पर चेक, अगर हार्ड रॉक ऊपर और सॉफ्ट रॉक नीचे हो तो इरोजन के डिफरेंस से क्या बनेगा? सडन ड्रॉप यानी वाटरफॉल। एग्जाम में डायग्राम आए तो हार्ड रॉक, गैप, प्लंज पूल और रिवर जैसे लेबल्स सोर्स फिगर के अनुसार प्रैक्टिस करना यूजफुल है। डायग्राम में लेबल साफ और करेक्टली प्लेस्ड हो, यही प्रेजेंटेशन मार्क्स बचा सकती है। मिएंडर रिवर का वाइंडिंग कर्व या बेंड है, जो मिडिल या लोअर कोर्स में लैटरल इरोजन और डिपोजिशन से बनता है। रिवर बेंड के आउटर बैंक को इरोड करती है और इनर बैंक पर सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। समय के साथ लूप बड़ा होता जाता है। मेंडर्स फर्टाइल सॉइल, सेटलमेंट्स, नेविगेशन, इरिगेशन और कुछ केसेस में टूरिज्म से जुड़े हो सकते हैं। मिएंडर को पिक्चर में समझने का तरीका है आउटर बैंक और इनर बैंक की तुलना। आउटर साइड पर वाटर एक्शन स्ट्रॉन्गर होने से इरोजन, इनर साइड पर स्लोअर फ्लो से डेपोजिशन। सोर्स ग्रैंड एनीकट, जिसे कल्लाई भी कहा जाता है, तमिलनाडु में रिवर यूज फॉर इरिगेशन का एग्जाम्पल देता है। इसे मिएंडर का फॉर्मेशन एग्जाम्पल मत लिखना, ये रिवर यूज का एग्जाम्पल है। डेल्टा रिवर माउथ पर बनता है, जहां रिवर सी ओशन या लेक में एंटर करती है और कैरीड सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है। समय के साथ डिपॉजिट्स फैन शेप्ड या ट्रायंगुलर लैंड बनाते हैं। डेल्टाज में रिच एलुवियल सॉइल होती है,
इसलिए राइस और जूट जैसी क्रॉप सपोर्ट हो सकती हैं। फिशिंग, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट है, पर फ्लडिंग का रिस्क बना रहता है। मियांडर और डेल्टा का कंपैरिजन याद रखो। मियांडर रिवर चैनल का बेंड है जो लैटरल इरोजन और डिपोजिशन से बनता है। डेल्टा रिवर माउथ पर डिपॉजिटेड सेडिमेंट का लैंडफॉर्म है। अगर क्वेश्चन ड्रॉ एंड लेबल कहे तो दोनों डायग्राम्स अलग बनाइए। डेल्टा में रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरीज, आइलैंड्स और बार्स, और सी जैसे लेबल्स पर ध्यान दीजिए। अब वेव्स और करंट्स पर चलते हैं। ओशन सरफेस पर मूविंग वेव्स और करंट्स कोस्टल जोन को रीशेप करते हैं। डिपोजिशन से बीचेस बन सकती हैं, जो सैंड, पेबल्स या रॉक्स की शोरलाइन फीचर होती हैं। बीचेस टूरिज्म, रिक्रिएशन, फिशिंग और लोकल इकोनॉमी से जुड़ी हैं। वे स्ट्रॉन्ग वेव्स के विरुद्ध नेचुरल बैरियर की तरह भी हेल्प कर सकती हैं। कोस्टल इरोजन में वेव्स, टाइड्स और करंट्स शोर की लैंड को वेयर अवे करते हैं। क्लिफ स्टीप रॉक फेसेस हैं जिनका बेस वेव्स अंडरकट करती हैं। वेव कट प्लेटफॉर्म्स क्लिफ्स के रिट्रीट के बाद बचे फ्लैट एरियाज हैं। वीक रॉक पार्ट्स में केव्स बनती हैं। ऑपोजिट साइड्स की केव्स मीट करे तो आर्चेस, और आर्च कोलैप्स होने पर आइसोलेटेड स्टैक्स बनते हैं। यह एक फॉर्मेशन सीक्वेंस है, इसे एरो चेन की तरह याद कर सकते हैं। वीक रॉक में केव्स मीट करके आर्च, आर्च कोलैप्स करके स्टैक। यह चैप्टर ग्राउंडेड सीक्वेंस है और डायग्राम क्वेश्चन में बहुत यूजफुल है। लेकिन बीच इसका ऑपोजिट प्रोसेस, यानी वेव द्वारा सेडिमेंट डिपोजिशन से जुड़ी है। इरोजन और डिपोजिशन को कोस्ट पर भी अलग पहचानना होगा। अब ग्लेशियर को स्लो मूविंग आइस मास की तरह सोचो। ग्लेशियल इरोजन में ग्लेशियर लैंड पर धीरे मूव करके लैंडस्केप कार्व करता है। यू शेप्ड वैली तब बनती है जब ग्लेशियर पुराने रिवर वैली को वाइडन और डीपन करता है। सर ग्लेशियर के हेड पर बोल शेप डिप्रेशन है और आरे दो वैलीज के बीच शार्प रिज। हैंगिंग वैली तब बनती है जब छोटी ग्लेशियर वैली बड़ी ग्लेशियर वैली से मिलती है। फ्योर्ड डीप, नैरो इनलेट है जो ग्लेशियर वैली में सी वाटर भरने से बनता है। ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स टूरिज्म, ट्रेकिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग के लिए आकर्षक हो सकती हैं। फ्योर्ड्स हार्बर्स और फिशिंग से जुड़े हैं, और ग्लेशियर्स डाउनस्ट्रीम पॉपुलेशंस के लिए फ्रेश वाटर का सोर्स भी है। ग्लेशियर जब रॉक्स, सॉइल और डेब्री यानी टेल कैरी करके छोड़ती है तो मोरेन्स बनती हैं। लैटरल मोरेन साइड्स पर, टर्मिनल मोरेन्स ग्लेशियर के एंड पर, और मीडियल मोरेन्स तब जब दो ग्लेशियर्स मिलकर अपनी लैटरल मोरेन्स को मिडिल में जोड़ते हैं। यह क्लासिफिकेशन लोकेशन पर बेस्ड है। एक सेकंड सोचो, एंड वाला मोरेन कौन सा? टर्मिनल। मोरेन्स ह्यूमन लाइफ से भी कनेक्टेड हैं। वे फर्टाइल सॉइल क्रिएट कर सकती हैं और नेचुरल डैम्स तथा लेक्स बना सकती हैं, जिनका यूज वाटर सप्लाई, इरिगेशन और कभी-कभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए होता है। इस चैप्टर का रिकरिंग थीम यही है कि लैंडफॉर्म्स केवल फिजिकल फीचर्स नहीं, वे रिसोर्सेस, ऑक्यूपेशंस और सेटलमेंट पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब ड्राई और सैंडी रीजन्स की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड लूज सैंड और सॉइल पार्टिकल्स को पिकअप करके कैरी करती है। इससे यार्डैंग्स, वेंटिफैग्स, डिफ्लेशन हॉलोज और डेजर्ट पेवमेंट्स बन सकते हैं। यार्डांग विंड द्वारा कार्व स्ट्रीमलाइन रॉक रिज है। वेंटिफैक्ट सैंड ब्लास्टिंग से पॉलिश्ड और शेप्ड रॉक है। डिफ्लेशन हॉलो वह शैलो डिप्रेशन है जहां लूज मटेरियल हट गया है। डेजर्ट पेवमेंट में फाइनर पार्टिकल्स विंड से उड़ जाने के बाद फ्लैट सरफेस पर कोर्सर मटेरियल बचा रहता है। ड्यून्स विंड द्वारा डेजर्ट या सैंडी कोस्ट में बनाई गई सैंड हिल्स या रिजेस हैं। बर्चन ड्यून्स क्रिसेंट शेप्ड होती हैं और लिमिटेड सैंड तथा सिंगल विंड डायरेक्शन में बनती हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स प्रिवेलिंग विंड के पैरेलल लॉन्ग रिजेस होती हैं। स्टार ड्यून्स की मल्टीपल आर्म्स होती हैं और विंड्स कई डायरेक्शन से आती हैं। पैराबोलिक ड्यून्स यू शेप्ड होती हैं और अक्सर वेजिटेशन से स्टेबलाइज रहती हैं। ड्यून्स डेजर्टिफिकेशन और विंड इरोजन के विरुद्ध नेचुरल बैरियर्स बन सकती हैं। कोस्टल सेटलमेंट्स को स्ट्रॉन्ग विंड्स और वेव से प्रोटेक्ट कर सकती हैं तथा टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करती हैं। अब अंडरग्राउंड वाटर, लाइमस्टोन या सॉल्युबल रॉक्स वाले क्षेत्रों में केमिकल वेदरिंग और इरोजन से कास्ट टोपोग्राफी बनती है। केव्स एसिडिक वाटर द्वारा रॉक डिसॉल्व से बनती है।
स्टैलेक्टाइट्स केव सीलिंग से नीचे लटकती हैं, जबकि स्टैलेग्माइट्स फ्लोर से ऊपर उठती हैं। सिंक होल्स या डोलिंग्स तब बनते हैं जब ग्राउंड अंडरग्राउंड कैविटी में कोलैप्स हो जाता है। एक इजी मेमोरी चेक। स्टैलेक्टाइट सीलिंग से नीचे आती है, स्टैलेग्माइट ग्राउंड से ऊपर जाती है। दोनों को मिक्स मत करना। अंडरग्राउंड रिवर्स केव सिस्टम से फ्लो कर सकती हैं। केव्स और अंडरग्राउंड रिवर्स फ्रेश वाटर, टूरिज्म तथा कल्चरल या रिलीजियस सिग्निफिकेंस से जुड़े हो सकते। सोर्स स्कूल या रेजिडेंस के आसपास लैंड फॉर्म्स ऑब्जर्व करके एजेंट पहचानने का एक्सप्लोरेशन भी देता है। अब हम चैप्टर की ह्यूमन ज्योग्राफी कनेक्शन में एंटर कर रहे हैं। फर्टाइल प्लेन्स एग्रीकल्चर और डेंस सेटलमेंट्स को सपोर्ट करती हैं। कोस्टल एरियाज ट्रेड और ट्रैवल के लिए यूजफुल हो सकती हैं। रिवर्स ने एग्रीकल्चरल सोसाइटीज और अर्ली सिटीज को सपोर्ट किया। माउंटेन्स बैरियर्स और प्रोटेक्टर्स दोनों रहे, जबकि पासेस कल्चरल एक्सचेंज के रूट्स बने। फिजिकल जियोग्राफी ह्यूमन हिस्ट्री को शेप करती है। सोर्स एग्जाम्पल्स देता है। गंगा, नाइल, ब्रह्मपुत्र और इंडस के फर्टाइल प्लेन्स ने एग्रीकल्चरल सोसाइटीज और अर्ली सिटीज को सपोर्ट किया। हिमालयाज ने इंडिया को इन्वेजन से शील्ड किया, लेकिन खाइबर पास जैसे रूट्स कल्चरल एक्सचेंज में मददगार रहे। थार डेजर्ट ने लार्ज सेटलमेंट्स को लिमिट किया, फिर भी सिल्क रूट जैसे ट्रेड रूट्स को एनकरेज किया। कोस्ट और हार्बर्स ने ट्रेड, ट्रैवल और डिस्टेंट लैंड्स के साथ कल्चरल कॉन्टैक्ट्स को सपोर्ट किया। साउथ इंडिया के किंगडम्स के फ्लरिशिंग में कोस्टल ज्योग्राफी का रोल बताया गया है। आज भी लैंडफॉर्म्स क्लाइमेट, रिसोर्सेज, सेटलमेंट्स, ऑक्यूपेशंस और कल्चर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसलिए क्वेश्चन ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग्स कनेक्टेड कैसे हैं, तो एग्रीकल्चर, वाटर, ट्रेड, सेटलमेंट और इकोसिस्टम्स के पॉइंट्स जोड़िए। अब एडजी वाला छोटा स्टडी मोमेंट। अगर तुम्हें एग्जैक्ट डाउट हो, जैसे मियांडर और डेल्टा में डिफरेंस, तो एडजी को सिर्फ आंसर मशीन की तरह मत पूछो। पहले अपना एक्सप्लेनेशन लिखो, फिर स्टेप बाय स्टेप सवालों के थ्रू उसे टेस्ट करो। इस चैप्टर में एक्टिव रिकॉल और टीचिंग अ फ्रेंड दोनों बहुत इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि प्रोसेसेस को सीक्वेंस में एक्सप्लेन करना पड़ता है। डिजास्टर समझने से पहले एक प्रिंसिपल याद रखिए, कोई लैंडफॉर्म अपने आप डिजास्टर नहीं होती। रिस्क तब बढ़ता है जब नेचुरल प्रोसेस वल्नरेबल स्लोप्स, सेटलमेंट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। चैप्टर लैंडस्लाइड्स, अवलांचेस, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स यानी GLOF एस और डस्ट स्टॉर्म्स पर फोकस करता है। इनके कॉजेज अलग हैं, इसलिए मिटिगेशन भी सिचुएशन स्पेसिफिक होगी। लैंडस्लाइड्स अनस्टेबल स्लोप्स पर सॉइल और रॉक के अचानक नीचे खिसकने से जुड़ी हैं। हैवी कंटिन्यूअस रेनफॉल सॉइल और रॉक्स में वाटर भरकर वेट बढ़ाती है और फ्रिक्शन घटाती है। अर्थक्वेक्स तथा वॉल्केनिक इरप्शंस स्लोप्स को शेक या वीकन कर सकते हैं। स्टीप स्लोप्स और लूज या वेदर्ड रॉक्स रिस्क बढ़ाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज भी बैलेंस डिस्टर्ब कर सकती हैं। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन और अनप्लान्ड हिलसाइड कंस्ट्रक्शन लैंडस्लाइड रिस्क बढ़ा सकते हैं। पुअर ड्रेनेज और इम्प्रॉपर लैंड यूज से एक्सेस वाटर जमा होता है और स्लोप फेलियर अचानक हो सकती है। आंसर में नेचुरल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स अलग हेडिंग्स में लिखना अच्छा रहेगा। इससे कारणों की रेंज क्लियर दिखाई देती है और रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइज्ड बनता है। एवलांच लैंडस्लाइड से अलग है, क्योंकि इसमें स्टीप माउंटेन स्लोप्स पर स्नो की सडन इंस्टेबिलिटी होती है। शॉर्ट पीरियड में हैवी स्नोफॉल स्नोपैक का वेट बढ़ाती है। टेम्परेचर राइज पार्शियल मेल्टिंग करके फ्रिक्शन घटा सकता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स अनइवन स्नो लेयर्स बना सकती हैं। अर्थक्वेक्स, वाइब्रेशंस, स्कीइंग, ट्रेकिंग और कंस्ट्रक्शन भी स्नो कवर्ड स्लोप का बैलेंस डिस्टर्ब कर सकते हैं। GLOF का फुल फॉर्म ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। राइजिंग टेम्परेचर से ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट हो तो ग्लेशियर लेक्स का साइज और वाटर लेवल बढ़ सकता है। नेचुरल डैम्स आइस या लूज मोरेन्स की बनी हो तो प्रेशर बढ़ता है। हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल, अर्थक्वेक्स, अवलांचेस या लैंडस्लाइड्स डैम को वीकन कर सकते हैं और स्टोर्ड वाटर डाउनस्ट्रीम एरियाज में अचानक डिस्ट्रक्टिव फ्लड ला सकता है। डस्ट स्टॉर्म्स स्ट्रॉन्ग विंड्स द्वारा लूज ड्राई सॉइल और सैंड को एयर में उठाने से बनती हैं। ड्रॉट और लो रेनफॉल सॉइल को ड्राई करते हैं। डेजर्ट
और सेमी एरिड रीजन्स में लूज सॉइल तथा स्पार्स वेजिटेशन के कारण रिस्क अधिक होता है। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस लैंड को एक्सपोज छोड़ते हैं। एक्सट्रीम वेदर उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ा सकता है। डिजास्टर आंसर लिखते समय एक यूजफुल फ्रेम रखिए। डिजास्टर का नाम, कॉजेस, प्रोन सेटिंग, ह्यूमन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, फिर मिटिगेशन प्लान। सोर्स एक्टिविटीज भी इसी डायरेक्शन में है। न्यूज़पेपर, एटलस और बुक्स की मदद से इंडिया और वर्ल्ड के डिजास्टर प्रोन एरियाज की लिस्ट बनाने को कहा गया है। लेकिन इस एपिसोड में हमारा फोकस प्रोसेस और रीजनिंग पर है। अब एक मिनी रिकैप। अर्थ की सरफेस इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से बदलती है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्रस्ट को मूविंग प्लेट्स में समझाती है। लिथोस्फेयर रिजिड, एस्थेनोस्फेयर सेमी मोल्टन और मोबाइल है। कन्वर्जेंट प्लेट्स को साथ लाता है, डाइवर्जेंट अलग करता है, ट्रांसफॉर्म स्लाइड कराता है। लैंडफॉर्म्स वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन और क्रस्टल मूवमेंट से बनती है। अभी तक फर्स्ट मेजर आइडिया से डिजास्टर सेक्शन तक आ चुके हैं। चलो अब लाइटली एग्जाम क्वेश्चंस को आंसर फ्रेम्स में बदलते हैं। क्वेश्चन, प्लेट मूवमेंट्स अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं? फ्रेम होगा, प्लेट्स बाउंड्रीज पर इंटरैक्ट करती हैं। कन्वर्जेंट कोलिजन और सबडक्शन वॉल्केनिक एक्टिविटी तथा अर्थक्वेक्स ला सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट मेनली अर्थक्वेक्स कॉज करती है, इसलिए बाउंड्रीज के आसपास इन घटनाओं की कॉन्सेंट्रेशन दिखाई देती है। क्वेश्चन, अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंटली कहाँ और क्यों अकर करते हैं? पहले लोकेशन क्लू, प्लेट बाउंड्रीज के आसपास। फिर रीजन, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट और इंटरैक्शन क्रस्ट में डिस्टरबेंस पैदा करती है। सोर्स यह भी पूछता है कि अर्थक्वेक्स प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं या नहीं। यहाँ बिना सपोर्ट के डेफिनेट क्लेम मत बनाना। चैप्टर का एम्फेसिस रिस्क आइडेंटिफिकेशन और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पर है। प्रिडिक्शन पर फाइनल आंसर इन्वेंट मत करना। इंटरनल फोर्सेस से फिजियोग्राफिक डिविजन्स रिलेट करने वाले क्वेश्चन ने कॉज इफेक्ट लिखिए। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, फोल्डिंग और फॉल्टिंग क्रस्ट मूवमेंट से जुड़े इंटरनल फोर्सेस हैं। ये माउंटेन्स, वॉलीज और ओशन बेसिन्स जैसे बड़े फीचर्स के ओरिजिन में रोल निभाती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस बाद में सरफेस को वेदर, इरोड और डिपॉजिट करके स्मॉलर लैंडफॉर्म्स को कार्व और रिशेप करती हैं। अब डायग्राम चैलेंज। बिना देखे मियांडर ड्रॉ करने की कोशिश करो और आउटर बैंक पर इरोजन, इनर बैंक पर डेपोजिशन लेबल करो। फिर डेल्टा बनाओ और रिवर माउथ, डिस्ट्रीब्यूटरीज, आइलैंड्स और बार्स तथा सी लेबल करो। डायग्राम का उद्देश्य आर्ट कंपटीशन नहीं है। प्रोसेस और लेबल्स क्लियर होने चाहिए। अगर रफ स्केच गलत बने तो उसे सुधारना भी लर्निंग का हिस्सा है। एक और इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन, वेदरिंग वर्सेस इरोजन। वेदरिंग रॉक्स को ब्रेक डाउन करती है और मटेरियल वहीं रहता है। इरोजन मटेरियल को वेयर अवे करके नेचुरल एजेंट्स द्वारा दूसरी जगह कैरी करती है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग के टाइप्स हैं। वाटर, विंड, आइस और वेव्स इरोजन के एजेंट्स हैं। डेफिनेशन में मूवमेंट का डिफरेंस बोल्ड करके सोचिए, लिखते समय भी स्पष्ट रखिए। लैंड प्रोटेक्शन प्लान बनाना हो तो सोर्स सपोर्टेड प्रैक्टिसेस याद करो। कॉन्टोरिंग, बंडिंग, टेरेसिंग और चेक डैम्स। इनका उद्देश्य रन ऑफ और वाटर वेलोसिटी कम करना, सॉइल इरोजन रोकना, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज सपोर्ट करना है। लोकल एरिया के लिए प्लान बनाते समय स्लोप, वाटर फ्लो, वेजिटेशन और ह्यूमन कंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करो। पहले ऑब्जर्वेशन, फिर मेजर चुनना। अब फास्ट क्लासिफिकेशन राउंड। वी शेप्ड वैली किस एजेंट और रिवर कोर्स से जुड़ी है? रनिंग वाटर और अपर कोर्स। यू शेप्ड वैली। ग्लेशियर, फैन शेप्ड लैंड एट रिवर माउथ। डेल्टा, क्रेसेंट शेप्ड ड्यून विथ लिमिटेड सैंड एंड वन विंड डायरेक्शन। बर्चन ड्यून, सीलिंग से हैंगिंग के फॉर्मेशन। स्टालेक्टाइट। अपने आंसर्स को बोलकर चेक कीजिए। एक कॉमन मिस्टेक यह है कि स्टूडेंट्स हर डिजास्टर को केवल नेचुरल कॉज से एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर लैंडस्लाइड्स में डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन जैसे ह्यूमन फैक्टर्स भी बताता है। डस्ट स्टॉर्म्स में ओवरग्रेजिंग और पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस का रोल है। इसलिए आंसर में नेचर और ह्यूमन एक्टिविटी दोनों की इंटरैक्शन दिखाओ, जहां सोर्स सपोर्ट करता है।
वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। पूरे चैप्टर का कोर रिलेशनशिप 3 एरोज में देखिए। अर्थ इंटरनल एनर्जी प्लेट्स को मूव करती है। प्लेट मूवमेंट बड़े जियोलॉजिकल फीचर्स और हैजार्ड्स से जुड़ती है। एक्सटर्नल एजेंट्स उन फीचर्स को वेदर, इरोड, ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट करके लगातार रीशेप करते हैं। ह्यूमंस इन लैंडफॉर्म्स से रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लेते हैं, पर रिस्क्स का सामना भी करते हैं। फाइनल एक्टिव रिकॉल से पहले अपनी नोटबुक में 5 हेडिंग्स लिखो। सरफेस फोर्सेस, प्लेट टेक्टोनिक्स, लैंडफॉर्म प्रोसेसेस, ह्यूमन कनेक्शन, डिजास्टर्स। हर हेडिंग के नीचे 3 कीवर्ड्स अपने मेमोरी से लिखो। फिर सोर्स के एक्सरसाइजेस में से कम मियांडर और डेल्टा डायग्राम्स, डिफोरेस्टेशन और इरोजन एक्सप्लेनेशन तथा अपने रीजन के डिजास्टर मिटिगेशन प्लान पर काम करो। एक लास्ट क्वेश्चन, लैंडफॉर्म्स ह्यूमन हिस्ट्री को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं? फर्टाइल प्लेन्स एग्रीकल्चर और अर्ली सिटीज को सपोर्ट करती हैं। माउंटेन्स बैरियर्स और प्रोटेक्शन देती हैं, पर पासेस एक्सचेंज अलाउ करते हैं। डेजर्ट सेटलमेंट्स लिमिट कर सकती हैं, फिर भी ट्रेड रूट्स एनकरेज कर सकती हैं। कोस्ट्स और हार्बर्स ट्रेड, ट्रैवल और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स को बढ़ावा देते हैं। आंसर में बैलेंस्ड व्यू रखिए। और लैंडफॉर्म्स इकोसिस्टम्स तथा लिविंग बीइंग्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वाटर सोर्सेस, फर्टाइल सॉइल्स, कोस्टल जोन्स और ग्लेशियल वैलीज अलग अलग लिविंग कंडीशंस सपोर्ट करते हैं। सोर्स का ब्रॉड मैसेज है कि ह्यूमन लाइफ लैंडफॉर्म से डीपली कनेक्टेड है। इसलिए चैप्टर को केवल फिजिकल ज्योग्राफी की लिस्ट मत समझो, यह नेचर, सोसाइटी, ऑक्यूपेशंस और सेफ्टी के बीच रिलेशनशिप का चैप्टर है। एग्जाम आंसर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए 3 हैबिट्स रखो। पहले डेफिनेशन या डायरेक्ट पॉइंट दो, फिर प्रोसेस को सीक्वेंस में एक्सप्लेन करो। अंत में एग्जाम्पल या ह्यूमन इम्पैक्ट जोड़ो अगर सोर्स में उपलब्ध हो। जैसे डेल्टा आंसर में रिवर माउथ, सेडिमेंट डिपोजिशन, ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड लैंड, फर्टाइल अलुवियल सोयल और फ्लडिंग रिस्क। इससे आंसर शॉर्ट होते हुए भी कंप्लीट लगेगा। अब कॉमन कंफ्यूजन चेक। क्या डाइवर्जेंट बाउंड्री में प्लेट्स कोलाइड करती है? नहीं, वे अलग होती हैं। क्या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री न्यू क्रस्ट बनाती है? नहीं, क्रस्ट क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती। क्या वेदरिंग में मटेरियल दूर कैरी होता है? नहीं। क्या डेल्टा अपर कोर्स में बनता है? नहीं, रिवर माउथ पर डिपोजिशन से बनता है। ये 4 मिस्टेक्स आज ही करेक्ट कर लो। चैप्टर के मैप एक्टिविटीज भी इग्नोर मत करना। मेजर प्लेट्स के मैप को अर्थक्वेक और वॉल्केनो डिस्ट्रीब्यूशन के मैप से कंपेयर करना है। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन के आसपास का रीजन है, जहां अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज की कॉन्सेंट्रेशन पर ध्यान दिया जाता है। एटलस या ग्लोब के साथ कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस मैप अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्गर बनाएगी। अगर टीचर पूछें कि करंट ईयर में लैंडफॉर्म एसोसिएटेड डिजास्टर्स का मैप कैसे बनाओगे, तो पहले डिजास्टर कैटेगरीज तय करो। लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, GLOFS और डस्ट स्टॉर्म्स। फिर रिलायबल न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, एटलस और बुक से लोकेशंस कलेक्ट करो। सिंबल्स और लेजेंड बनाओ और हर लोकेशन के साथ कॉज तथा इम्पैक्ट की छोटी नोट रखो। ये प्रोजेक्ट रिसर्च और ज्योग्राफी दोनों है। अर्थक्वेक प्रोन रीजन में प्रिकॉशंस वाले क्वेश्चन पर सोर्स का लार्जर लेसन लिखिए। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और अर्बन प्लानिंग जरूरी है। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में डैमेज सिवियर हो सकता है, इसलिए लैंडफॉर्म और हैजार्ड को समझना केवल मार्क्स के लिए नहीं, सेफर रिलेशनशिप विद द प्लैनेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये कंक्लूजन आंसर को मीनिंगफुल बनाता है। अब अपनी फाइनल सेल्फ टेस्ट लिस्ट सुनो। प्लेट टेक्टोनिक्स किस थ्योरी को एक्सप्लेन करती है? लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर में क्या डिफरेंस है? 3 बाउंड्रीज के मूवमेंट्स और इफेक्ट्स क्या हैं? वेदरिंग और इरोजन अलग कैसे हैं? रिवर के अपर, मिडिल और लोअर कोर्स में कौन से फीचर्स हैं? कोस्टल, ग्लेशियल, विंड और अंडरग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स के 2-2 एग्जाम्पल्स क्या हैं? और डिजास्टर लिस्ट, लैंडस्लाइड्स में रेनफॉल और स्लोप इंस्टेबिलिटी, अवलंचेस में अनस्टेबल स्नोपैक, GLOFs में ग्लेशियर लेक और नेचुरल डैम फेलियर, डस्ट स्टॉर्म्स में ड्राई लूज पार्टिकल्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स। हर डिजास्टर के लिए कॉजेज, इम्पैक्ट्स और मिटिगेशन का फ्रेम बनाइए। अगर किसी पॉइंट का एग्जैक्ट रीजनल एग्जाम्पल सोर्स में नहीं है, तो बिना वेरिफिकेशन के उसे एग्जाम आंसर में इन्वेंट मत कीजिए।
एक छोटा टीचिंग चैलेंज, किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को सिर्फ 3 मिनट में समझाओ कि अर्थ सरफेस स्टैटिक क्यों नहीं है। पहले इंटरनल फोर्सेस, फिर प्लेट मूवमेंट, फिर एक्सटर्नल एजेंट्स और अंत में ह्यूमन कनेक्शन बताओ। जहां तुम अटकते हो वही तुम्हारा रियल डाउट है। उसे लिखकर एडजी में स्टेप बाय स्टेप सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग से टेस्ट कर सकते हो। आज हमने क्लास 9 सोशल साइंस के ज्योग्राफी शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस चैप्टर का कंप्लीट कंसेप्चुअल रिवीजन किया। सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। अर्थ की क्रस्ट प्लेट्स में डिवाइडेड है। लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती है। कन्वेक्शन करंट्स मूवमेंट को ड्राइव करती हैं। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के अलग इफेक्ट्स हैं। वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन और ग्रेडेशन लैंडफॉर्म्स को रिशेप करते हैं। रिवर्स, वेव्स, ग्लेशियर्स, विंड और अंडरग्राउंड वाटर अलग फीचर्स बनाते हैं और ह्यूमंस लैंडफॉर्म से रिसोर्सेज तथा रिस्क्स दोनों के थ्रू जुड़े हैं। कॉमन मिस्टेक याद रखिए, वेदरिंग में मटीरियल ब्रेक होता है, मूव नहीं। आपका नेक्स्ट स्टेप है मिएंडर और डेल्टा के लेबल डायग्राम्स बनाना और 5 डिजास्टर क्वेश्चंस में कॉजेस, इम्पैक्ट्स तथा मिटिगेशन लिखना। आराम से रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को किसी फ्रेंड को सिखाइए और जहां डाउट है वहां एडजी से उसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक्सप्लोर कीजिए। मैं गौरव था, मेरे साथ स्वाति थी। अगली स्टडी सेशन में फिर मिलेंगे।